मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी का जो है स्टॉक मार्केट में आईपीओ खुलने वाला है, जो कि 22 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। इसके बारे में और डिटेल्स के अंदर में पूछने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि इसका आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है, जो कि कट ऑफ प्राइस 215 रुपये है, 69 का लॉट साइज रखा गया है और आपको मिनिमम 14,835 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 270 करोड़ रुपए उठाने जा रही है, जिसमें से 210 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर में लगेंगे। बाकी 60 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर जो कंपनी का मेन प्रमोटर है वो खुद बेच रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आफ्टर दी आईपीओ 74% रह जाने वाली है, तो कंपनी उतने ही शेयर्स डाइल्यूट कर रही है जितने की सेबी द्वारा मैंडेटरी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है प्रमोटर्स को। बाकी कंपनी अब आईपीओ लेके क्यों आई है, अगर इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले कंपनी के आज के दिन जो है 13 शोरूम्स हैं, 13, जो कि 8 टाउन्स मतलब 2 सिटीज़ के अंदर में, जो कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के अंदर में ही, उधर में ही है। अब कंपनी जो है ये लेके क्यों आई है आईपीओ, इसका अगर मेन रीजन पता करें तो यहाँ पर कंपनी 8 नए शोरूम्स खोलना चाह रही है। तो जिसके अंदर में एक तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, दूसरा इन्वेंट्री में जो खर्च होने वाला है, मतलब ज्वेलरी अगर बना रही है कंपनी। सो यहाँ पर कंपनी जो है ज्वेलरी का काम करती है। ठीक है, ज्वेलरी का जैसे डायमंड की ज्वेलरी होगी, सिल्वर की, गोल्ड की और प्रेशियस जेम स्टोन्स की। सो देखा जाए तो ज्वेलरी का, ठीक है, जो डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी। तो अब यहाँ पर कंपनी को शोरूम्स खोलने की ज़रूरत है 8 नए। तो इन्वेंट्री क्या होगी, अगेन ज्वेलरी इन्वेंट्री होगी। तो इन्वेंट्री के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो स्टॉक मार्केट से जो पैसा उठा रही है वो काम में लेगी उसमें। और साथ में जो 8 नए शोरूम्स खोलेगी तो वहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, उसका इंटीरियर भी डिज़ाइन करना है, बहुत खर्चा होता है। तो उसके लिए भी कंपनी ये पैसे उसमें से काम में लेने वाली है। तो ये लगभग 2 साल में पूरे खपत होने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स कंपनी ने अपनी आरएसपी में दे रखी है। अगर कंपनी के ग्रे मार्केट प्राइस की अगर बात करते हैं तो जीएमपी यहाँ पर आज के दिन जीरो दिखा रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस अभी तक आया नहीं है। सो अगर हम लोग अभी फ्यूचर में बात करते हैं तो ग्रे मार्केट प्राइस हमें जब तक जो अभी तक हमने एनालिसिस किया तो ग्रे मार्केट प्राइस अच्छा खासा इसमें देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर में। अब यहाँ पर अगर हम लोग बेसिक चीज़ों को अगर हटा देते हैं, बेसिक चीज़ें अगर कंप्लीट होती हैं, हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और साथ में कंपेरिजन करके भी देखेंगे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में। उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या अमाउंट मतलब प्राइस एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद में, और नियर टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक से। सो यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग्स हो रही है तो इस चीज़ को हम लोग पहले आरएचपी में ही देख लेते हैं। जैसे कि कंपनी का अगर हमारे सामने कौन सा ये एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट है। सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाता है कि कंपनी में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो आज के दिन कंपनी की हालत क्या है, जो पैसा लगा हुआ है कंपनी में वो कितना लगा हुआ है और कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो कंपनी की एक्चुअली आज के दिन क्या हालत है तो वो हमें पता चल जाएगी एसेट एंड लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर आज के दिन जो बैलेंस शीट है वो 1082 करोड़ रुपए की है। ठीक है, टोटल बैलेंस शीट है। तो इसमें एसेट्स हैं, तो यहाँ पे लोन के थ्रू भी पैसे आए हुए हैं, इन्वेस्टर्स ने भी पैसे किए हैं, इकट्ठे किए हैं, और अभी तक जो कमाई की है तो वो सारा पैसा मिला मिला के 1082 करोड़ की पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है। उसमें से 42 करोड़ रुपीज़ जो है वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में लगे हुए हैं। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में जो मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रॉपर्टीज़ के अंदर 19 करोड़ का कर रखा है। और राइट टू यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जिनको राइट है यूज़ करने का बट ऑन नहीं करती है, उनमें 19 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। और साथ में कंपनी का जो मेन पैसा लगा वो इन्वेंट्री में लगा हुआ है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या, ज्वेलरी है, ज्वेलर है तो ऑफ कोर्स ज्वेलरी में ही पैसा लगा होगा इन्वेंट्री। ठीक है, तो ज्वेलरी में पैसा है तो हम जाते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इनकी ज्वेलरी। अब डायमंड की फिर भी वैल्यू कम हो जाती है टाइम के साथ, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो डायमंड की जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है बहुत ही भयंकर तरीके से। बट गोल्ड एंड सिल्वर, तो अगर वो ज्वेलरी में पैसा पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द पैसा 90% से भी ज़्यादा पैसा उसी में पड़ा हुआ है। तो पैसा तो सही जगह लगा पड़ा है। ठीक है। तो एसेट, अब पैसा जो लगा पड़ा है वो आया हुआ कहाँ से है? तो उसको अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे 363 करोड़ रुपीज़ जो है वो तो आए हुए हैं इन्वेस्टर्स के तरफ से, और जो अभी तक कमाई कर करके इकट्ठा किया कंपनी ने, जो भी मतलब कमाई करती है बिजनेस में लगाती है, कमाई करती है बिजनेस में लगाती है, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है कंपनी का। तो 363 करोड़ तो इन्वेस्टर्स का पैसा हो गया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन भी ले रखा है जो कि 127 करोड़ रुपए का है, जो कि इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना है, राइट। और एक शॉर्ट टर्म लोन भी ले रखा है जो कि 358 करोड़ का है, जो कि इसी साल चुकाना है। अब यहाँ पे जो टोटल शॉर्ट टर्म का अगर हम लोग देख लेते हैं, बाकी भी और भी करंट लाइबिलिटीज़ हो मिला के, जैसे कि ट्रेड्स पेएबल हो गया या फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होगी छोटी-मोटी, क्योंकि ज्वेलर्स का आपस में लेन-देन भी चलता रहता है। तो यहाँ पे 591 करोड़ का टोटल शॉर्ट टर्म में चुकाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कंपनी के पास में अच्छी खासी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, वो भी किसकी फॉर्म में, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज़ की फॉर्म में, जिसको हम मान सकते हैं कि काइंड ऑफ लिक्विड एसेट्स में ही मान सकते हैं, क्योंकि आरबीआई खुद बोलता है कि गोल्ड एंड सिल्वर लिक्विड एसेट्स में माने जा सकते हैं। कम ऑन। सो यहाँ पर हमें कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, ये जो लाइबिलिटी सेक्शन है उसके अंदर में भी। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा कंपनी किस टाइप से जो रिसेंट कमाई कर रही है उसका अगर थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से खर्चा हुआ है, तो यहाँ पर कंपनी ने पूरी टोटल सेल की 508 करोड़ रुपीज़ की, जो कि कब की, 3 महीने की सेल है। तो हम पूरे साल की देख लेते हैं जो कि 2027 करोड़ की। उसके अंदर में से लगभग कंपनी ने जो खर्चा कर दिया रॉ मटेरियल के अंदर में वो है 1212 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के ग्रोस मार्जिन तो काफ़ी अच्छे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी स्टॉक, जो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब ऐसे मतलब जो इन्वेंट्री, मतलब एक तो कंपनी खुद बनाती है, साथ में एक बनी बनाई ज्वेलरी खरीदती है, तो वो खरीदने में लगे हमारे 722 करोड़ रुपए। यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है, नेगेटिव हो गया क्योंकि इन्वेंट्री बनी है, नहीं बनी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो टोटल हम लोग एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1935 करोड़ का एक्सपेंस हो गया। तो नेक्स्ट लास्ट में कंपनी के पास में पैसा बचता है, सब कुछ पे करने के बाद में, इंटरेस्ट विंटरेस्ट लोन वोन का, तो वो बच जाता है लास्ट में कंपनी की कमाई। वो कितनी है? वो है 71 करोड़ रुपए की। सो कंपनी अगर सेल कर पा रही है टोटल, जो कि कितनी है 2027 की, उसमें से 71 करोड़ रुपए कमा ले रही है, तो यहाँ पे 3% से भी ज़्यादा जो है, 3.5% के आसपास में कमाई कर ले रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट्स कमा ले रही है, वो भी गोल्ड एंड ज्वेलरी के सेगमेंट के अंदर में। तो ये कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके देखेंगे तो उनसे अच्छा है। और रिसेंट रिजल्ट है जो कि 3 महीने की तिमाही वाला रिजल्ट है, जिसमें कंपनी ने 508 करोड़ रुपए की 3 महीने में सेल की है। वहाँ पर नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए 19 करोड़। तो यहाँ पर तो लगभग 4% का नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है, जो कि कंपनी का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा कंपनी का कैश फ्लो भी देख लेंगे, कंपनी कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं, क्या मतलब कंपनी के अंदर में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट अगर इससे जाने से पहले एक बार और चीज़ देख लेते हैं, कंपनी के अंदर जो ट्रेड्स रिसीवेबल्स हैं, जो कंपनीज की मोस्ट ऑफ द होता है कि उधारी पे पैसा रह जाता है, तो यहाँ पर कंपनी के ट्रेड्स रिसीवेबल्स बढ़ नहीं रहे हैं। देख रहे हो आप, 251 करोड़ इस साल हैं, पिछले साल 243 करोड़ है, जबकि सेल करने के बाद में भी बढ़े नहीं है कुछ खास, मतलब 3 महीने के अंदर में बढ़े नहीं है कुछ खास। अगर पिछले साल के मुकाबले देख लेंगे तो 200 करोड़, सॉरी 20 करोड़ थे, इस साल है 24 करोड़ है। सो यहाँ पर लगभग 4 करोड़ से सेल, मतलब ट्रेड्स रिसीवेबल्स बढ़े हैं, नॉट ए बिग डील। और पूरे एसेट साइज को अगर देख लेते हैं तो वहाँ पर ट्रेड्स रिसीवेबल्स परसेंटेज मतलब कुछ पॉइंटों में है, मतलब ये 2% के आसपास में है, अगेन नॉट ए बिग डील। अब अगर कैश फ्लो की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फाइनल ये रहा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि 10 करोड़ रुपए पॉजिटिव की साइड में ही आ रहा है, अगेन दैट्स गुड। फाइनली अगर हम लोग इसी चीज़ को कंपेयर करके देखते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ में, पी और पीवी रेशियो के बेसिस के ऊपर में, तो उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कॉम्पिटिटर के अंदर में जो इसी टाइप से कमा रही हैं, वो आज के दिन किस प्राइस के ऊपर बैठी हुई, जिससे हमें ये अंदाजा मिल पाएगा कि इस प्राइस, ये जो स्टॉक है कहाँ तक जा सकता है। और अगर ज़्यादा ओवर प्राइस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने उनको जो प्राइस दे रखी है ऑलरेडी, वो अगर इसके जो लिस्टिंग प्राइस है उससे कम है, तो कहाँ तक नीचे जा सकता है वो भी पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग पी रेशियो पहले निकाल लेते हैं, जो कि आज के दिन अगर कमाई कर रही है कंपनी, तो वो कर रही है सालाना, जो कि पिछले लास्ट ईयर का है, वो है 71 करोड़ रुपीज़, और कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है 1050। सो हम सिंपली क्या करेंगे, 1050 डिवाइडेड बाय 70, तो यहाँ पे हमारे पास पी रेशियो आ गया 15 का, जिसको हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है थंगम माइल ज्वेलरी, जो कि साउथ की कोई ज्वेलरी कंपनी है, साउथ में काम करती है, तो इसका है पी रेशियो 28 का, और इसका है 15 का, राइट। और दूसरी चीज़ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने सेल की है पिछले साल 3100 करोड़ रुपए की, जिसमें से 80 करोड़ रुपए निकाले हैं, तो यहाँ पे 2.5% के आसपास में कंपनी कमा रही है, अपनी कमा रही है 3.5-4% के आसपास में, और उसका पी रेशो इससे अच्छा है। तो हम लोग इसके अगर कंपेरिजन के साथ में देखा जाए, तो कंपनी का जो स्टॉक है वो हिसाब से तो डबल होना चाहिए, मतलब लिस्ट होने के बाद में अपनी कंपनी का जो मतलब आईपीओ लेके आई है उसका। नेक्स्ट कंपनी कल्याण ज्वेलर्स, इसका जो पी रेशियो है 48 का है, और साथ में ही अपनी का 15 है, और इसके नेट मार्जिन अगर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, तो वो हैं 14,000 की सेल हुई, जिसमें 400, तो ये लगभग 3% के आसपास में कमा रही। तो इस हिसाब से, इस लॉजिक से भी अपना जो स्टॉक है कंपनी का, इस लॉजिक से तो 3 गुना होना चाहिए इस कंपनी के हिसाब से, तो पी रेशियो के हिसाब से। और ये जो है त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी, त्रिभुवनदास, ठीक है, आई गेस आई एम रीडिंग दैट राइट नेम। और यहाँ पे इसका जो पी रेशियो है वो 15 का है, तो इसको अगर कंपेयर करके देखते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट्स कैसे कमा पा रही है, तो यहाँ पे 2000 के आसपास में सेल कर पाए, 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स निकाल रहे, तो ये 2% के आसपास, तो इसके साथ पास में, और इससे डबल कमाई कर रही है, नेट मार्जिन कमा पा रही है, तो अगेन इससे तो डबल होना चाहिए। थोड़ा सा एक बार पीबी रेशियो के साथ में भी कंपेयर करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो कैसे निकलेगा, आफ्टर दी आईपीओ निकालना है हमें, तो कंपनी के पास में नया पैसा आएगा जो कि है 210 करोड़ के आसपास में, और कंपनी की आज के दिन नेटवर्थ है 363 करोड़ की, तो यहाँ पे नेटवर्थ हो जाएगी आफ्टर दी आईपीओ 573 करोड़ की। सो हमें सिंपली डिवाइड करना है टोटल जो वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है, जो कि 573 करोड़ से, यहाँ पे 1.8 का पीबी रेशियो आ जाएगा, जिसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है हमें शेयर, इसके मुकाबले भी काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, और इसके आसपास में मिल रहा है। तो अगेन हम लोग अगर कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर भी अगर देखना चाहें, तो कंपनी का जो प्राइस है डबल हो सकता है अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इन कंपनियों को उतना ऊपर पहुंचा रखा है जिस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी लेके आई है उसके मुकाबले।
सो कंपैरिजन वाइज तो हमें काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी मिल रही है इस कंपनी के अंदर में। तो डेफिनेटली अभी तक का जो डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में हम लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के अंदर में। और जिस हिसाब से मार्केट में जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं उसके साथ कंपैरिजन में तो डबल से भी ऊपर जा सकता है स्टॉक नियर टर्म में, अगर नहीं खुलता है उतना ऊपर स्टॉक तो। सो फाइनली हमारी ये एडवाइस रहेगी जो कि रिसर्च के अंदर में हमारे सामने आया है, जो कि आपने अभी भी सुना है। और बस दैट्स इट एंड सी यू टुमारो।